Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbal Nas. Today we are going to discuss on a topic speech sound disorder. स्पीच साउंड डिसऑर्डर बेसिकली वो डिसऑर्डर कह सकते हैं या वो कैटेगरी हम कह सकते हैं जिसमें बच्चे को मोटर स्पीच में प्रॉब्लम होगा, बच्चे को किसी भी किस्म की लर्निंग करने में डिफिकल्टी होगी, कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने में डिफिकल्टी होगी, किसी साउंड को प्रोनाउंस करना, उनके पैटर्न्स को समझना, इस तमाम जो प्रोसेस है उसमें उनको प्रॉब्लम होगी, आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 स्पीच साउंड डिसऑर्डर को हम कुछ इस तरह से डायग्नोज करते हैं जब उसका क्राइटेरिया ए हमें ये कहता है कि उसकी स्पीच साउंड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम यानी डिफिकल्टी है उस बच्चे को और वो उसकी वर्बल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा। कैटेगरी बी या आप ये कह सकते हैं कि इसका जो क्राइटेरिया नंबर बी है वो हमें ये बताता है कि बच्चा इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स कि उसकी सोशल पार्टिसिपेशन अफेक्ट होगी, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट अफेक्ट होगी और आगे जाके जब वो ऑक्यूपेशन कोई भी ज्वाइन करता है या ऑक्यूपेशनल लाइफ में एंटर होता है तो तब जाके उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब ये प्रॉब्लम इन इंडिविजुअल आप ये कह सकते हैं इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन जो लिखा हुआ है इट मीन्स कि या तो ये प्रॉब्लम एक ही अकर करेगी या फिर ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे उसको। लाइक उससे सोशल पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम है तो हम उसे ये नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे हमने देखना है कि सोशल पार्टिसिपेशन बेसिकली सोशल एंजाइटी के पेशेंट को भी होती है, बट वी हैव टू कीप थिंग्स वेरी क्लियर कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो बच्चे का स्पीच साउंड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। दिस इज द क्राइटेरिया ए जो हमें बताता है। अब इसका बेसिकली जो ऑनसेट है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड है यानी बिफोर 18 ईयर्स डायग्नोज हो जाता है कि दिस इज द प्रॉब्लम बच्चा ये फेस कर रहा है। अब हम हमेशा जब भी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एक क्राइटेरिया हमें लाजमी बताता है कि दिस डिसऑर्डर शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद और शुड नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू एनी अदर रिक्वायर्ड कंडीशन या कोई भी मेडिकल कंडीशन। फॉर एग्जांपल if the person or the kid is having disease cerebral palsy है उसे या cleft palate है या deafness या hearing loss है तो basically these are the medical condition। अब हम इसको और स्पीच साउंड डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करेंगे। इफ दैट पर्सन इज हैविंग सच प्रॉब्लम और वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है तो हम उसे स्पीच साउंड डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे, हम उसे कह सकते हैं कि स्पीच साउंड डिसऑर्डर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन, जिसमें हम मेडिकल कंडीशन को स्पेसिफाई कर देते हैं बिकॉज मेडिकल कंडीशन की वजह से कुछ और आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है जिसको हम उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, बट जो साइकोलॉजिकल एक इशू है, ठीक है, चाहे वो किसी भी वजह से है, बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है लाइक बाय बर्थ उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम था। नॉर्मली ये होता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है तो जीन्स में प्रॉब्लम आता है और कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन इन बच्चों को होती है, बट स्टिल इफ TBI की अगर हम बात करें ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी तो वो ड्यूरिंग बर्थ हुई है या फिर आफ्टर बर्थ हुई है तो इट विल बी लाइक आप उस हिसाब से उसको डायग्नोसिस देंगे। सिम्टम्स की बात कर लें तो सबसे पहले क्या है, स्टटरिंग बहुत कॉमन होगी इन बच्चों के अंदर, किसी भी साउंड को रिमूव करना एक वर्ड से, जैसे फॉर एग्जांपल वो कुछ भी बोल रहे हैं तो साथ एक स्पेसिफिक किस्म की साउंड प्रोड्यूस होगी या फिर वर्ड्स में खुद से साउंड को इंक्लूड करना बच्चों के अंदर कॉमन होगा। रिप्लेसिंग हार्ड टू प्रोनाउंस साउंड्स, अब जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो उसकी जगह वो कुछ और बोलना स्टार्ट कर देंगे, उस वर्ड की जगह कुछ और बोलेंगे और वो वर्ड जो है वो बिल्कुल अनसूटेबल होगा इन द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस वो बोल रही हैं वो उसके अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अब इन बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि डिफिकल्टी प्रोनाउंसिंग द सेम साउंड इन डिफरेंट वर्ड, जैसे कि पिग, किट, इस तरह के जो सेम साउंड वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउंस करना उन बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम कह सकते हैं कि उनको होती है। फिर है सबसे पहले तो वो जैसे हमने कहा कि वो वर्ड्स के अंदर साउंड को या तो रिमूव कर देते हैं या तो उसमें एक एक्स्ट्रा साउंड ऐड कर देते हैं जो कि बेसिकली उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन का पार्ट नहीं होते। फिर क्या करते हैं ये बच्चे के साउंड को रिपीट करते हैं, वर्ड्स को रिपीट करते हैं और कुछ वर्ड्स को बहुत ज़्यादा लेंथन कर देते हैं, उनको बहुत लंबा करके प्रोनाउंस करते हैं। फिर उसके अलावा जब वो बात कर रहे हैं तो पॉजेज ले लेंगे, जब वर्ड्स या कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ, लाइक फिजिकल टेंशन के साथ उसको क्या करेंगे,
वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। हेड जर्क्स उनको होंगे ड्यूरिंग स्पीच, इवन के वाइल स्पीकिंग ब्लिंकिंग उनको होगी, और बोलते हुए उनको शाइनेस भी फील होगी। अब यहाँ पे देखें, यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि शेम वाइल स्पीकिंग इज द सिम्टम ऑफ स्पीच साउंड डिसऑर्डर, और सोशल एंजाइटी के पेशेंट को भी कुछ ऐसा होता है। तो हमने सिम्टम्स को बहुत ही जो है वो डिफ्रेंशिएट करके देखना है कि वेदर यू आर डायग्नोजिंग फॉर अ सोशल एंजाइटी और स्पीच साउंड डिसऑर्डर। वॉइस पिच में चेंज आ जाना, रेस्टफुलनेस होगी, एंड रनिंग आउट ऑफ ब्रीथ while speaking. These are basically the symptoms of speech sound disorder, or the symptoms of persons having speech sound disorder. Now coming toward the types of speech sound disorder, the first type is disfluency. Disfluency basically ये है कि बोलते हुए हैज़र्ड वे तो नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे कि वो फ्लुएंटली नहीं बोल रहा, लाइक उसको रिकरिंग ब्रेक्स आ रही हैं, या फिर उसकी जो फ्लो ऑफ स्पीच है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। उसकी जो स्पीच का फ्लो है वो कहीं ना कहीं पे ब्रेक्स दे रहा है। तो बेसिकली डिसफ्लुएंसी में स्टटरिंग बहुत कॉमन है। स्टटरिंग जिसमें जो है वो बच्चा स्टैमर कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीच साउंड डिसऑर्डर कहते हैं। बेसिकली जो स्पीच साउंड डिसऑर्डर है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक स्टटरिंग उसकी टाइप है, जिसमें बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, वर्ड्स को कहने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगी। Next is articulation disorder. When a child is unable to produce or properly produce a sound, this may be caused by an inexact placement, speed, pressure or movement from the lips, tongue or throat. Problem वही है, speech sound produce करने में problem, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा या तो बहुत स्पीड से बोल रहा है वर्ड्स को, या बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बोल रहा है, या फिर उसकी लिप्स की मूवमेंट इतनी एक्यूरेट नहीं है, टंग की मूवमेंट एक्यूरेट नहीं है, या उसके गले से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो वो हम आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की कैटेगरी के अंदर इसको क्या करेंगे, फॉल कराएंगे, इस तरह के डिसऑर्डर को। Next we have phonological disorder. Phonological disorder is present where a child is unable to make the speech. फोनोलॉजी से निकला है, फोन्स मीन्स साउंड, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये बेसिकली वो टाइप है जो कि ज़्यादातर क्या होती है कि बच्चा वर्ड्स को प्रोड्यूस करना, यानी साउंड्स को प्रोड्यूस करना उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो क्या होता है कि बच्चा साउंड को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर वो क्या करेगा कि जो कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स हैं उनको ओमिट कर देगा बोलते हुए। यू मे वॉच डिफरेंट वीडियोस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से जो है वो, बिकॉज आई कैन नॉट प्रैक्टिस हेयर फॉर यू कि मैं कोई एक्सरसाइज करूँ सो दैट आई कैन क्लियरली मेक यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। बट जनरली अगर बात की जाए तो द फर्स्ट वन इज डिसफ्लुएंसी, जिसमें स्टटरिंग आ जाती है। द सेकेंड वन इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे लिए जो प्लेसेस हैं फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, जैसे टंग हो गया, लिप्स हो गया, तो इन सब की मूवमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से वो स्पीच साउंड गलत प्रोड्यूस करे। और फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर में बच्चा जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको ओमिट कर देता है, या फिर बहुत ही आप ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एज वो स्पीच नहीं कह रहा होता। वॉइस डिसऑर्डर में क्या होगा, वेयर अ चाइल्ड इज ऑब्जर्व टू हैव अ रेस्पी वॉइस। अब ये अर्ली साइन है वॉइस डिसऑर्डर का, बिल्कुल स्टार्ट में ही पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज हैविंग सच टाइप ऑफ अ वॉइस। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन हो जाती है ना कि आगे जाके बच्चे को ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो रेस्पी वॉइस बेसिकली हमें ये बता देती है कि दिस पर्सन और दिस चाइल्ड इज गोइंग टू हैव सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर। इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स और भी देख लेते हैं, जैसे कि वॉइस ब्रेक्स हो गई, पिच का चेंज हो जाना, या फिर बहुत एक्सेसिवली लाउड या सॉफ्ट वॉइस होना। तो ये बेसिकली क्या होता है, वॉइस डिसऑर्डर के अंदर आएगा। जैसे चिल्ड्रन दैट रन आउट ऑफ ब्रीथ व्हाइल स्पीकिंग मे आल्सो लिव विद दिस डिसऑर्डर। अक्सर बच्चे होते हैं वो बात करते हुए उनको सांस उनका फूल जाता है, ठीक है, तो तब भी हम उनको कहेंगे कि उनको वॉइस डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। इफ वी टॉक अबाउट एप्रेक्सिया में और आर्टिकुलेशन में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, या फिर आप ये कह सकते हैं एप्रेक्सिया इज बेसिकली अ टाइप ऑफ आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें भी बच्चे को जो उसकी टंग है, जो उसके लिप्स हैं, जो उसके जॉज हैं, या जो पैलेट रिक्वायर्ड होता है स्पीच के लिए, उसकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या मूवमेंट नहीं कर पाता। उस बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम होगा वो आप यही कह सकते हैं, जो उसकी प्रॉपर मोटर स्किल्स होंगी वो बेसिकली
बेसिकली लैक कर रही होंगी साउंड प्रोडक्शन के लिए। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ स्पीच साउंड डिसऑर्डर। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रेवलेंस की अगर बात करें तो मेल जो बच्चे होते हैं दे आर मोर लाइकली टू डेवलप अ स्पीच साउंड डिसऑर्डर एज कम्पेयर टू फीमेल। फिर फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो वो बच्चे जिनकी फैमिली मेंबर्स में स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स हैं तो वो भी सिमिलर चैलेंजेस फेस करेंगे। अब अक्सर क्या होता है कि बच्चा जब गलत वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहा होता है तो ऑब्वियसली उसकी जुबान के साथ वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, लाइक किस तरह से कि वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, फिर से कहो एंड दैट किड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग साउंड लाइक दैट, और वो उसको प्रैक्टिस कर लेता है। फिर बाद में जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये फैमिली हिस्ट्री है कि पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है तो बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम होगा, और एक तो ये कि इन्वायरमेंट से वो बच्चा सीखता है। फिर सोशियो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इफ द चाइल्ड इज लिविंग इन और इज रेज्ड इन लो सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट तो उसके अंदर भी डिफरेंट तरह के स्पीच इश्यूज आ सकते हैं। प्री एंड पोस्ट नेटल चैलेंजेस भी स्पीच साउंड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो बच्चा जिसको ड्यूरिंग बर्थ ठीक है किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ी, या फिर जैसे ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हो जाती है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर होगा। प्रीमेच्योर बर्थ भी कंट्रीब्यूट करती है स्पीच साउंड डिसऑर्डर की तरफ, और इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, या जैसे मैटरनल इन्फेक्शन हो गया या डिफरेंट तरह के स्ट्रेसर्स हो गए मदर को, वो भी स्पीच साउंड डिसऑर्डर को कंट्रीब्यूट करते हैं। डिसेबिलिटीज़ एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्पीच साउंड डिसऑर्डर को कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज born with certain type of disability, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, या किसी और किस्म की जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच साउंड डिसऑर्डर होने के चांसेस होंगे। फिजिकल चैलेंजेस जैसे क्लेफ्ट पैलेट है, वो बच्चे भी स्पीच साउंड डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। और ब्रेन डैमेज दिस इज ऑल्सो एन काज जो कि डिफरेंट तरह की जो है वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। इफेक्ट्स देख लेते हैं स्पीच साउंड डिसऑर्डर के क्या होंगे। वो बच्चा स्पेलिंग पढ़ने में प्रॉब्लम करेगा, रीडिंग में उसको प्रॉब्लम होगी, राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, वो बच्चा सीख नहीं पाएगा, वो बच्चा लिख नहीं पाएगा प्रॉपरली। और वो बच्चा जो कि स्पीच इम्पेयरमेंट के साथ आया है तो ऑब्वियसली उसको सोशलाइजेशन करने में प्रॉब्लम होगी, उसको बात करने में प्रॉब्लम होगी, सोशल पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम होगी, और उसकी जो सोशल और इमोशनल वेलबींग है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको नंबर ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे एंजाइटी हो सकती है, जैसे वो किसी भी स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। तो नंबर ऑफ मल्टीपल कंडीशन आप ये कह सकते हैं, नंबर ऑफ या फिर मल्टीपल कंडीशन उसको होंगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस डिसऑर्डर फ्रॉम नॉर्मल वेरिएशन इन स्पीच, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस डिसऑर्डर फ्रॉम हियरिंग एंड अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट। फिर इसके अलावा स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, उससे भी हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। डिसआर्थरिया एक कंडीशन है, उससे भी हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर को बिल्कुल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। और सिलेक्टिव म्यूटिज्म भी एक कंडीशन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इन तमाम कंडीशंस को आगे जाके डिस्कस करते जाएंगे। जैसे नॉर्मल वेरिएशन इन स्पीच को देख ले तो सिंपल वेरिएशन, बच्चे के बोलने में प्रॉब्लम है, उसको हमने नहीं देखना, दैट इज समथिंग एल्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ और कंडीशन है। बच्चे का हियरिंग या किसी किस्म की सेंसरी इम्पेयरमेंट है तो वो भी एक और जो है वो डिसऑर्डर की कैटेगरी के अंदर आएगा। स्ट्रक्चरल डेफिसिट है जैसे क्लेफ्ट पैलेट वगैरह हो गया। डिसआर्थरी एक कंडीशन है। और सिलेक्टिव म्यूटिज्म बेसिकली एक एंजाइटी का आप कह सकते हैं डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा जो है वो कुछ जगहों पे चुप रहता है, सोशलाइज नहीं करता या बोल नहीं पाता, तो वो हम सिलेक्टिव म्यूटिज्म में उसको क्या कर रहे होते हैं, डायग्नोज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।